हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हिंदी का चैप्टर फर्स्ट है, जो हिंदी भाषा में ध्वनियों को समझना है, उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप समझ जाइए कि इससे आपका कोई भी सेमेस्टर हो डीएलएड का, या फिर टेट हो, या फिर सुपर टेट हो, सभी में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से नॉलेज को गेन करिएगा और नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये नोट्स आपके टीचर बनने तक आपके काम आने वाले हैं। ठीक है। और एकदम ऑथेंटिक नॉलेज आपको मिलेगी, एकदम जेन्युइन नॉलेज, जो कि आपकी हर जगह पे सेम रहेगी। मैंने बहुत से चैनल यूट्यूब पर ऐसे देखे जो फालतू की नॉलेज दिए जा रहे हैं और बच्चे उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं बहुत बढ़िया सर, आपने कितना बढ़िया पढ़ाया, जबकि वो एकदम बेकार नॉलेज है, किसी काम की नहीं है। यदि आप उसको पढ़कर जाएंगे और नोट्स बनाकर, और यदि आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ जाएगा, तो डेफिनेटली आप उसको गलत करके ही आएंगे और फिर आप कहेंगे कि हमारी बैक लग गई। तो ऐसे चैनल्स को पहचानना आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ऐसे चैनल्स को पहचानिए और ऐसे वीडियोस को अप्रिशिएट ना कीजिए। मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, मैंने ऐसे 2-3 चैनल देखे हैं जो कि बहुत ही गलत पढ़ा रहे हैं और उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, खाली व्यूज़ से मतलब है। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपको देखना है कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी। मैं कोई वीडियो तब तक नहीं बनाता हूँ जब तक मेरे पास उस टॉपिक के बारे में पूरी ऑथेंटिक नॉलेज ना हो, जो कि हर जगह स्वीकार्य हो। ठीक है। तो आप ऐसे चैनल्स को पहचानिए और जहाँ ऑथेंटिक पढ़ाई हो रही है वहीं से पढ़िए, ना कि जहाँ पे बकवास पढ़ाई हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम टॉपिक है वो पढ़ेंगे कि ध्वनि का अर्थ होता क्या है। ध्वनि क्या होती है, साउंड क्या होता है। मनुष्य के भावों, विचारों तथा अनुभवों के आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा है। जैसे कि हम जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना करना सर्वथा असंभव है। ध्वनि भाषा का मूलाधार है। मानव जिसके द्वारा बोलता है, या जो वायु मुख विवर से निकलकर वाग इंद्रियों के द्वारा कुछ वाणी प्रकट करती है, उसे ध्वनि कहते हैं। जैसे कि मानिए कि यदि कोई हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, वो हवा जब कणों से टकराती है, या फिर किसी पेड़ की टहनी से टकराएगी, या फिर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ से वो हवा निकलेगी, तो वो एक तरह की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो ऐसा ही हमारे अंदर होता है, जब फेफड़ों से वायु निकलती है और वो वायु अलग अलग जो वाग इंद्रियाँ हैं, जो हमारे स्वर तंत्र हैं, उनसे टकराती हुई जब बाहर निकलती है, तो जो चीज़, जो कंपन होती है हवा में ना, वही ध्वनि होती है। ठीक है। दूसरे शब्दों में हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई, यानी रगड़ती हुई जो प्राणवायु बाहर निकलती है, वह ध्वनि या आवाज़ है। ध्वनियों को पहचानने के लिए कुछ चिन्ह विशेष का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष चिन्ह अक्षर कहलाते हैं। जैसे जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, जो ध्वनि हमारे मुंह से निकल रही है, उनको दर्शाने के लिए हम जिन अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जो जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें ही हम अक्षर कहते हैं। ठीक है। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला होता है। जब हम अक्षरों का कुछ समूह बना देते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए अलग अलग अक्षर या वर्ण प्रयोग किया जाता है। आप अक्षर कहिए या वर्ण कहिए, दोनों एक ही बात है। जब आप अक्षर का संधि विच्छेद करेंगे ना, तो आपको मिलेगा अ धन छर। छर यानी कि जिसके टुकड़े, अ यानी नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी वर्ण के टुकड़े आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण देखते हैं। तो हिंदी ध्वनि का वर्गीकरण हम दो भागों में करते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में मुंह में अवरोध उत्पन्न नहीं होता, यानी कि जो बिना अवरोध के, बिना रुकावट के बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी स्वरों को बोलने में हमारे मुंह में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, किसी प्रकार की रुकावट नहीं, एकदम फ्री तरह से हमारे जो वर्ण हैं, जो अक्षर अल्फ़ाबेट हैं, वो बाहर आते हैं। आगे देखते हैं और देखते हैं व्यंजन क्या होता है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियों को हम व्यंजन कहते हैं। जो भी हमारे जो अक्षर होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर जो हमारे अ होता है, आ होता है, ई होता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनकी सहायता से जो बोले जाते हैं ना, जैसे क, ख, ग, गह, ये सब हमारे क्या है? व्यंजन होते हैं। आगे देखते हैं ध्वनियों के विषय में वर्तमान स्थिति देखते हैं। री,
हिंदी शब्दों में री प्रायः लुप्त हो गया है, केवल तत्सम शब्दों में री की ध्वनि है। ठीक है, अब री का प्रयोग लगभग लुप्त हो गया है। व दंत्योष्ठ ध्वनि, व को हम क्या कहते हैं, दंत्योष्ठ, क्योंकि ये दांत और ओंठ की सहायता से बोले। जब व बोलेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे के ओंठ ऊपर के दांतों से टकराते हैं, इसलिए इसे दंत ओष्ठ है, यानी कि दांत और ओठों के मेल से जो ध्वनि निकलती है, क्योंकि नीचे और ऊपर के दांतों के पास प्रश्वास रोकता है। ठीक है, श देखते हैं, श का उच्चारण अब श हो रहा है। ठीक है, वर्तनी में भी कई जगह तालव्य श का प्रयोग है। ठीक है, अब ये देखिए ड़ और ढ को हिंदी वर्णमाला में अन्य भाषा की ध्वनियाँ ये उच्छिप्त हैं। ठीक है, ये जो दोनों वर्ण होते हैं ड और ढ, इसे हम क्या कहते हैं, उच्छिप्त ध्वनियाँ कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ अपने हैंड रिटेड नोट्स जो कि यूपी टेट के हैं, ठीक है, उसके लिए हैं, और ये एकदम ऑथेंटिक नोट्स हैं। ठीक है, इससे आप एकदम पढ़ के अपने आंसर को दे सकते हैं। जो स्वर होते हैं जैसे कि आ ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ और औ, तो कुल मिला के 11 स्वर होते हैं। ठीक है, और 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन जो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, इया, ये सब हमारे व्यंजन होते हैं जो कि 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, क से म तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ऐसा होता है ना, उसमें क से मा तक जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक देखिए, अंग, इया, ण, न और म, ये 5 आपके अनुनासिक कहलाते हैं, क्योंकि इसमें नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। अंतस्थ क्या होते हैं, तो य, र, ल और व, ये चारों क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, श, श, स और ह, ये चारों आपके क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त क्या होते हैं, ड, ढ, जैसे मैंने बताया उत्क्षिप्त होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, देखिए जो छ होता है वो क और श के मेल से बनता है और त्र जो होता है वो त और र के मेल से बनता है। ज्ञ होता है वो ज और इया के मेल से बनता है। जो श्र होता है वो श और र के मेल से बनता है, तो इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त यानी जुड़ा हुआ। ठीक है, जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, तो दो अक्षरों के मेल से बनते हैं, तो ये आप इसको एकदम नोट कर लीजिएगा और रट लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा ही पूछा जाएगा डेफिनेटली, कहीं ना कहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखिए, हर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, कुल 7 दीर्घ स्वर होते हैं। और प्लुत जो होता है वो ओम, जो ओम हम बोलते हैं ना, वो प्लुत स्वर होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई प्लुत स्वर नहीं होता है। अगर परिभाषा की बात करें तो ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगे। ठीक है, दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है या फिर ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। और प्लुत स्वर वे होते हैं जिनमें दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है या फिर 3 मात्रा का समय लगता है उनको बोलने में। ठीक है, तो उसे हम ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ऐसे डिफाइन करते हैं। अग्र स्वर की बात करें तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ हमारे अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर में अ आता है और पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, ओ और औ आते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप नोट करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यदि बात करें हम अयोग वाह की, अयोग वाह क्या होता है, तो जो हमारा अंग और अह होता है, अ के ऊपर जो ये बिंदु लगता है, ठीक है, और ये अह विसर्ग जो होते हैं, ये दोनों हमारे अयोग वाह कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अब देखिए वत्सर्य क्या होता है, न, र और ल, ये 3 हमारे वत्सर्य कहलाते हैं। दंतोष्ठ्य क्या होता है, व जो होता है दंतोष्ठ्य होता है, यूपी टेट में पूछा भी गया था। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। कंठ प्लस टोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य जो होते हैं वो ओ और औ जो होते हैं वो कंठोष्ठ्य कहलाते हैं। और कंठ प्लस तालु, ए और ऐ जो होते हैं वो कंठ और तालु से बोले जाते हैं। आगत स्वर क्या होते हैं, ये जो ज के नीचे बिंदु होती है और ये फ के नीचे जो बिंदु लग जाता है, तो हमारे आगत या विदेशी स्वर कहलाते हैं। इन्हें हम विदेशी व्यंजन होते हैं, स्वर नहीं होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगत स्वर देखिए, अ जो लिखते हैं हम और आ के ऊपर ये लगाते हैं चंद्र बिंदु टाइप का, तो इसे हम क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं।
हम बात करें समवृत्त स्वर की तो छोटी ई, बड़ी ई और बड़ा ऊ हमारे क्या कहलाते हैं, समवृत्त कहलाते हैं। अर्ध समवृत्त में हमारा छोटी ई और छोटा ऊ आता है। अर्ध और विवृत्त में हमारा आ, बड़ा आ, ए और ओ हमारे विवृत्त स्वर होते हैं, ठीक है। और अर्ध विवृत्त में देखा जाए तो ए, आ, ओ और ये जो आगत स्वर है हमारा ये। अर्ध स्वर की बात करें तो य और व जो होते हैं हमारे अर्ध स्वर कहलाते हैं। र जो होता है वो लुंठित होता है और ल जो होता है वो हमारा पार्श्विक होता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि भले ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है मगर इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे हम देखते हैं स्वर, जो कि हम देख चुके हैं पहले भी, हम फिर से देख लेते हैं। देखिए, वे अक्षर जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से निकलकर कंठ से होती हुई मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए बिना मुख द्वार से बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया ना आपको, जब हम स्वरों को बोलते हैं तो किसी प्रकार का अवरोध मुंह में हमारे उत्पन्न नहीं होगा। आप बोल के देखिए आ, ई, तो ध्वनि कहीं टकराती नहीं है, बस सीधे बाहर निकल जाती है। स्वर का उच्चारण किसी अन्य अक्षर की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं, 11। देख सकते हैं आप, नीचे स्वर दिए भी हुई है। व्यंजन देख लेते हैं। जब प्राणवायु कंठ व मुख के अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती है तो जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग आदि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिसमें प्राणवायु कंठ से, मुंह से या जितने भी स्वर तंत्र होते हैं उनसे टकराती हुई बाहर निकलती है, तो वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन देख लेते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण में हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती हुई बाहर निकलती है। ये 5 वर्णों में, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में विभाजित है, ठीक है। ये मैंने आपको बता भी दिया है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य, र, ल, व मैंने आपको बताया। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा जो जीभ होती है वो मुख के किसी भाग को नहीं छूती और हवा बिना रगड़ खाए मुंह से बाहर निकल जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से रगड़ती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, यानी ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, जब रगड़ खाएगी, उन्हें हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, श, श, ह। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे क और श के मिलने से छ बनता है, इससे हम वर्ण अक्षर बनाते हैं, अक्षर, कक्षा लिखते हैं ना हम। जैसे त और र के मिलने से त्र, ज या के मिलने से ज्ञ, श र के मिलने से श्र। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए स्वर दिए हुए हैं, अयोगवा दिए हुआ है, व्यंजन दिए हुए हैं। देखिए ये सारे आपके व्यंजन है कुल, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग ये पूरे वर्ग होते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन दिए हुए हैं, ऊष्मी व्यंजन दिए हुए हैं, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन हमारे दिए हुए हैं। तो ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से ली गई हैं, इन्हें आगत ध्वनियाँ कहती हैं। जो विदेशों भाषा से ली गई है ना, उन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। ज के नीचे जब ये बिंदु लगाते हैं और फ के नीचे, तो अरबी तथा अंग्रेजी भाषा में ग्रहण किए गए हैं। इन्हें क्रम से नुक्ता तथा अदर्ध चंद्र ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक है। जैसे अंगा जो होता है, इ, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि ये 5वें पे होते हैं, और ये इन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक ध्वनियाँ भी कहते हैं। देखिए, वर्णों को लिखते समय सावधानियां हमें कौन कौन सी रखनी चाहिए। अधिकतर विद्यार्थी, अध्यापक तथा अभिभावक सभी वर्णों को ठीक प्रकार से नहीं लिख पाते हैं। जो वर्ण ठीक प्रकार से नहीं लिख पाते या लिखने में गलती कर देते हैं, उन्हें निम्न यहाँ पे दिखाया गया है, उनका यहाँ पे निम्न वर्णन किया गया है। देखिए, अ, आ, ओ, औ और अ के ऊपर बिंदी, अह, थ, ध, भ को ध्यान से देखें तो ये सभी वर्ण ऊपर से खुले रहते हैं। विद्यार्थी इन वर्णों को लिखते समय उनके ऊपर पूरी लकीर खींच देते हैं। जैसे देखिए, थ जो हम लिखते हैं, थ के ऊपर पूरी लकीर खींचने से ये य बन जाता है। जैसे ये थ हमने लिखा, तो यहाँ पे हम इतनी सी लगाएंगे
डंडी तो ये तो थ लगेगा। यदि हम यहाँ पे पूरी डंडी ये लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा य बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की गलतियाँ होती हैं। तथा ध के ऊपर पूरी लकीर लगाने से क्या हो जाएगा, ये घ बन जाएगा। जैसे हम लिखें ध, ठीक है, और हम ये छोटी डंडी लगाएं तो ये ध लगेगा, मगर हम ऐसे पूरी डंडी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। तो इस तरह की लिखने में गलतियाँ होती हैं। ख को र व लिखा जाता है, जो कि वर्ण ना रहकर क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। इसलिए ख में निचला हिस्सा एक दूसरे को मिला रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है मिलाना। जब भी हम ख लिखते हैं, देखिए जब हम ख लिखते हैं तो यदि हम इस तरह से लिख देंगे ख तो ये गलत हो जाएगा, ये रवा हो जाएगा। ठीक है, हमें इसको जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसको नीचे से ऐसे मिलाना ज़रूरी होता है, तभी ये हमारा ख बनेगा। ठीक है, देखिए घ ऊपर से बंद तथा ध ऊपर से खुला रहना चाहिए। छ को गोलाई में लिखना चाहिए, ध बन जाता है। को अंक जैसे प्रतीत होते हैं या 6 अंक जैसा प्रतीत होता है। थ को ऊपर खुला तथा य को ऊपर से बंद लिखना चाहिए। भ ऊपर से खुला तथा म को ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए। इसी प्रकार न, र, ल, श, ह को भी ध्यान से लिखना चाहिए। तो ये कुछ गलतियाँ होती है जो हम लिखते समय करते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं। यदि हम बच्चों को भी शुरू से ऐसी गलतियों के साथ पढ़ाएंगे तो वो शुरू से ही गलत लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ऊपर दिए हुए स्वर और व्यंजनों की जो बनावट है वह ध्वनि के आधार पर है। ध्वनि के रूप के सम्मिलित स्वरूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं, सभी स्वरों एवं संयुक्त व्यंजनों को सुनकर समझना तथा उनका शुद्ध उच्चारण। ठीक है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर तथा व्यंजन के भेद। अभी हम उच्चारण प्रयत्न के आधार पर देख रहे हैं, जो हम उच्चारण के लिए कोशिश करते हैं उसके आधार पर। देखिए उसके आधार पर पहला होता है स्पर्शी। जब मुख द्वार, जो मुंह का द्वार होता है, को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तब हम इसे क्या कहते हैं, स्पर्शी कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, म, ये सारे क्या होते हैं, स्पर्शी होते हैं। अब देखते हैं स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं। जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई बाहर निकलती है, जैसे च, छ, ज और झ। संघर्षी क्या होता है, इसमें मुख द्वार बहुत सकरा होता है और सी की आवाज़ होती है। ख, ग, ज, फ और जितने भी यहाँ पे दिए पड़े हैं सब क्या है, संघर्षी है। अनुनासिक क्या होता है, जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है, यानी कि जो ध्वनि होती है वो नाक से भी बाहर निकलती है। जैसे अंग, इया, ण, न, म, इसमें ध्वनि जो होती है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर आती है। देखिए पार्श्व क्या होता है, इनमें मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है, ठीक है, और हवा दोनों ओर से बाहर निकलती है, जैसे ल। अब बोल कर भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। है लोड़ित या लुंठित, क्या र जो होता है वो लोड़ित या लुंठित कहलाता है। इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है, जैसे र बोलते हैं जब हम। उत्क्षिप्त क्या होता है, इनमें जीभ की नोक उलटकर तालू को कुछ दूर तक छूकर मुख द्वार को झटके से खोलते, जैसे ढ़ से बोलते हैं ना। अर्ध स्वर क्या होते हैं, देखिए इनके बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल पाती है, जैसे य और व। देखिए अब उच्चारण स्थान की दृष्टि से हम देख लेते हैं। द्व ओष्ठ है, इन अक्षरों के उच्चारण में दोनों ओठों का प्रयोग होता है। द्व ओष्ठ माने 2 ओठों का प्रयोग होता है, दोनों ओठों का। जैसे प, प बोलिए प, दोनों ओठों का प्रयोग हो रहा है ना, प, फ, ब। चलिए आगे देखते हैं। दंतोष्ठ माने दांत और ओठों का प्रयोग हो। इन अक्षरों के प्रयोग में ऊपर के दांत और नीचे के ओठ का प्रयोग होता है, जैसे व और फ। ठीक है, दंत क्या होते हैं, इनके उच्चारण में जीभ ऊपर के दांतों को छूती है, जैसे त, थ, द और ध।
वत्सर इनके उच्चारण में दांतों का अंदर का मसूड़ा छू जाता है, जैसे न, ल, र, स और ज। अब देखिए तालव्य क्या होता है, इनके उच्चारण में जीभ जो होती है ना वो तालु को छूती है, जैसे च, छ, ज, झ, इया। देखिए कोई भी आपसे वर्ण दे देगा, देखिएगा च, ये क्या है ये पूछ लेगा, तालु है, मूर्धन्य है, वत्सर है, तो ये सारे वर्ण आपको पता होने चाहिए, तो आप साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। मूर्धन्य क्या होता है, इसके उच्चारण में जीभ कठोर तालु को छूती है, ठीक है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। कंठ देखिए, इसके उच्चारण में कंठ का स्पर्श होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग और अ। जिह्वा मूल्य, इसमें जिह्वा के मूल का स्पर्श होता है, जैसे क, ख और ग। आजकल इनका प्रयोग क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है। स्वर तंत्र मुखी देखिए, इसके उच्चारण में स्वर यंत्र मुख का प्रयोग होता है, जैसे ह तथा विसर्ग जो होते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वर क्या होता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्वर क्या होता है। यहाँ पे दिया है व्यंजन, तो व्यंजन भी मैं बता चुका हूँ। व्यंजनों की संख्या आप यहाँ देख रहे हैं कि 33 होती है, और स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब देखिए अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्ध रूप से लिखना। अनुनासिक ध्वनियों के संकेत हैं, अनुनासिक जो होते हैं वो बिंदु के रूप में बोले जाते हैं, ठीक है, जैसे अ के ऊपर हम बिंदु लगाते हैं ना, इसको अनुनासिक ध्वनि कहा जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति में नासिका की भूमिका होती है। जब भी हम बिंदु के बारे में बात करते हैं तो हमारा नाक का सपोर्ट जरूर आता है, ठीक है, तो इसलिए अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। देखिए अनुनासिक वह नासिक ध्वनि है जिसका संकेत क्या होता है, चंद्र बिंदु है। जब स्वर बिना किसी अवरोध के नासिका से उच्चारित हो तब ये अनुनासिक कहलाता है। जैसे हम हंस लिखते हैं तो आपकी नाक से ध्वनि बाहर आती है, हंस, वहाँ, यहाँ, कहाँ, झांसी। कभी कभी कुछ ध्वनियों में स्वतः अनुनासिकता आ जाती है, ऐसा बोलने के प्रवाह में सुविधा के कारण होता है। उदाहरणतः जब हम बोलते हैं सर्प, तो सर्प शब्द से सांप निष्पन्न हुआ है, निष्पन्न यानी कि निकला है, ठीक है। कुछ अनुनासिकता तो सकारण आ जाती, वह अनुनासिकता का आना स्वाभाविक लगता है, जैसे चंद्र, चंद्र होता है ना, चांद हम बोलते हैं, ऊँट का हम ऊँट उष्ट बोलते हैं, कूप यानी कुआं होता है, आश्रु आंसू, ठीक है ना, इस तरह से। अब देख लिए अनुनासिक और अनुस्वार होते क्या है। अनुस्वार यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ठीक है, आप याद रखिएगा ये कोई वर्ण नहीं है। स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है ना उसे हम अनुस्वार कहते हैं, जैसे रंग में ऊपर बिंदु लगा है, भंग में जो ऊपर बिंदु लगा है, वंश में जो ऊपर बिंदु लगा है, ये सब अनुस्वार होते हैं। अनुनासिक वह ध्वनियाँ हैं, वह नासिका ध्वनियाँ हैं जिनके संकेत क्या होते हैं, चंद्र बिंदु होते हैं। जब स्वर बिना किसी अवरोध के नासिका से उच्चारित हो तब ये स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे हंस, यहाँ वहाँ हम लिखते हैं ना, तो ऊपर ये जो चंद्र बिंदु होता है ना, यही हमारा क्या होता है, अनुनासिक होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। आज के वीडियो में हमने जो पहला चैप्टर है हिंदी का वो पूरा देख लिया है, ठीक है, और इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सब देख लिया है। इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा, आपको इससे अंदर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज आपके यूपी टेट, सुपर टेट या डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर के हम देखें तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको कुछ दिनों से वीडियोस नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मेरा भी सीटेट का और यूपी टेट का एग्ज़ाम था, तो उसमें मैं बिज़ी था। और अब मेरा एग्ज़ाम बीत चुका है, हो गया एग्ज़ाम, और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम हुआ है। तो एक बात कहनी थी कि आप ऑथेंटिक जितने भी चैनल हैं उन्हीं से पढ़िए, ठीक है। जो बकवास चैनल है, जो सिर्फ कहीं से भी उठा के कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या दिया हुआ है, या उनको खुद भी कोई नॉलेज नहीं है, या उन्होंने इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, तो ऐसे चैनल से आप ना पढ़िए और उन्हें अप्रिशिएट ना कीजिए। कोई मतलब नहीं है, आप जब भी उनसे पढ़ेंगे तो आप गलत ही लिख कर आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों।